प्रिय विद्यार्थियों, महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये हमारा वीडियो स्नातक तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जहां आधुनिक काव्य संग्रह का है, वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र काव्य शास्त्र से संबंधित है, जिसकी प्रथम इकाई काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम काव्य हेतु कहते किसे हैं, ये देखते हैं। तो हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। तो काव्य हेतु का सीधा सा अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। क्योंकि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी कवि नहीं होते हैं। यूँ तो किसी न किसी रूप में सभी व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं, किंतु जो भी व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को अन्य लोगों से भिन्न तरीके से सुंदर, विलक्षण और व्यंजनात्मक तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है, वही कवि कहलाता है और वही काव्य रचना कर सकता है। तो काव्य रचना के पीछे जो भी कारण निहित है, जिसके कारण कोई व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को अन्य व्यक्तियों से भिन्न तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है, उन्हीं कारणों को हम काव्य हेतु कहते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं काव्य कार्य है और हेतु कारण है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है और मुख्य रूप से 3 काव्य हेतु माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन तीनों काव्य हेतुओं में प्रतिभा को सर्वप्रमुख या सर्वप्रधान काव्य हेतु माना गया है और इसे ही काव्यत्व का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता है। प्रतिभा के साथ ही व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में महत्व दिया गया है। काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम अग्निपुराण में विचार किया गया था। अग्निपुराण में लिखा गया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अर्थात संसार में मनुष्य का होना ही दुर्लभ है और उसमें विद्यावान नर होना तो और भी दुर्लभ है। कवित्व परम दुर्लभ है और कविता करने की शक्ति, प्रतिभा, ये प्राप्त होना तो और भी अधिक दुर्लभ है। संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्यों ने काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार विमर्श किया है। तो अब हम उन्हीं आचार्यों को काल क्रमानुसार देखते हैं कि काव्य हेतुओं के संबंध में किस आचार्य ने क्या कहा है। सर्वप्रथम हम आचार्य भामह को लेते हैं। आचार्य भामह का समय 6ठी शताब्दी है और भामह के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य की रचना तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही हो सकती है। अर्थात गुरु के उपदेश प्राप्त करके तो, गुरु के शिक्षा से तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी शास्त्र अध्ययन कर सकता है, किंतु काव्य रचना आसान कार्य नहीं है। उसके लिए तो प्रतिभा की ही आवश्यकता होती है। हालांकि आचार्य भामह ने एक अन्य स्थान पर, एक अन्य श्लोक में यह स्वीकार किया है कि शब्द शास्त्र को जानने वालों की सेवा और उपासना करके, शब्द का और शब्दार्थ का ज्ञान करके, अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन करके ही काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। जिसका सीधा सा अर्थ है, आचार्य भामह ने प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान दिया है। आचार्य भामह के पश्चात आचार्य दंडी का समय आता है 7वीं शताब्दी और आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्य आदर्श।
काव्य आदर्श में आचार्य दंडी ने लिखा है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम् अमन्दश्चया अभियोगो अस्याः कारणं काव्य संपदा। अर्थात दंडी ने भी नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग से यहाँ तात्पर्य है निरंतर बिना रुके अभ्यास, इन तीन को काव्य हेतुओं में स्थान दिया है। नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अर्थात अभ्यास। आचार्य दंडी इसलिए उल्लेखनीय है कि जहाँ सभी संस्कृत आचार्यों ने प्रतिभा को ही सर्वप्रधान कार्य हेतु माना है, काव्य हेतु माना है, वहीं आचार्य दंडी ने अभ्यास को सर्वाधिक महत्व दिया है। आचार्य दंडी के पश्चात आचार्य वामन को देखते हैं। आचार्य वामन का समय है 8वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। आचार्य वामन ने प्रतिभा को कविता का बीज स्वीकार किया है। आचार्य वामन लिखते हैं, कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम, और इस प्रकार आचार्य वामन ने प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु माना है। हालांकि भामह के समान वामन भी लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश की जानकारी इत्यादि को काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। आचार्य वामन के पश्चात आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को ही काव्य हेतुओं में स्थान दिया है। रुद्रट के संबंध में ये बात उल्लेखनीय है कि रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है और यही काव्य निर्माण या काव्य रचना का मूल हेतु है, जबकि उत्पाद्या प्रतिभा लोक शास्त्र एवं अभ्यास से व्युत्पन्न होती है, जो कि सहजा प्रतिभा को संस्कारित और परिष्कृत करती है। अभी तक हमने देखा आचार्य भामह के पश्चात दंडी के पश्चात आचार्य वामन और वामन के पश्चात रुद्रट। हालांकि चारों ने ही तीनों काव्य हेतुओं को स्थान दिया है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। हमें उल्लेखनीय बात, जो विशेष बात है, वो ये ध्यान रखनी है कि दंडी ने अभ्यास को सर्वाधिक महत्व दिया है, जबकि वामन और भामह ने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है, और आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद स्वीकार कर लिए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा यानी जो सहज है, स्वाभाविक है, जन्मजात है, जो किसी भी व्यक्ति में ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, और उत्पाद्या का तात्पर्य है जिसे उत्पन्न किया जा सकता है। जिसे उत्पन्न कैसे किया जा सकता है? शास्त्रों के अध्ययन से और अभ्यास से अपनी जन्मजात प्रतिभा को और अधिक संस्कारित कर सकते हैं, उसे ही हम उत्पाद्या प्रतिभा के नाम से जानते हैं। आचार्य रुद्रट के पश्चात आचार्य मम्मट, जिनका समय है 12वीं शताब्दी, और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट ने काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए लिखा है, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्य आदि अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तुद्भवे। इस श्लोक के अनुसार आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास, इन तीनों को काव्य हेतुओं में स्थान दिया है। शक्ति से तात्पर्य यहाँ प्रतिभा से है, निपुणता से तात्पर्य यहाँ व्युत्पत्ति से है, और अभ्यास को इन्होंने अभ्यास ही नाम दिया है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने भी प्रतिभा को ही काव्य का प्रधान हेतु माना है, और वामन के समान ही मम्मट ने भी एक अन्य श्लोक में काव्य का बीज प्रतिभा को ही स्वीकार किया है। किंतु आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नवीन नाम से संबोधित किया है, वो नवीन नाम है शक्ति। और इसी प्रकार व्युत्पत्ति को भी एक नवीन नाम आचार्य मम्मट द्वारा दिया गया, निपुणता। केशव मिश्र ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति
दोनों को ही समान रूप से काव्य का हेतु स्वीकार किया है। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, अर्थात प्रतिभा मुख्य कारण है और व्युत्पत्ति उसे और अधिक विभूषित कर देती है। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन अपने काव्य ग्रंथ में लिखा है, प्रतिभास्य हेतुः प्रतिभा नव नव उन्मेषशालिनी प्रज्ञा, अर्थात हेमचंद्र ने प्रतिभा को प्रधान हेतु माना है और उसे नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा का नाम दिया है। नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा से तात्पर्य है वह प्रज्ञा जो नवीन उद्भावनाएं कर पाने में सक्षम होती है। कवि या आचार्य राजशेखर ने लिखा है, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः समवेते श्रेयस्यो इति ही, प्रतिभा और व्युत्पत्ति समवेत रूप से काव्य के हेतु है। राजशेखर ने भी प्रतिभा के दो भेद स्वीकार किए हैं। इससे पहले हम जब संस्कृत आचार्यों पर विचार कर रहे थे तो आचार्य रुद्रट ने भी प्रतिभा के दो भेद स्वीकार किए हैं। रुद्रट ने जहाँ प्रतिभा के सहजा और उत्पाद्या दो भेद स्वीकार किए हैं, किंतु दोनों का ही संबंध उन्होंने कवि विशेष से स्थापित किया है। राजशेखर की जो प्रतिभा के भेद किए हैं, कार्यित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा, दोनों में अंतर ये है कि रुद्रट की दोनों सहजा और उत्पाद्या का संबंध कवि से ही है, जबकि राजशेखर ने जो प्रतिभा के भेद किए हैं, कार्यित्री और भावयित्री, इनका संबंध, कार्यित्री का संबंध कवि से है, वहीं भावयित्री का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। कार्यित्री प्रतिभा वह प्रतिभा है जिसके बल पर कवि काव्य रचना कर पाता है और भावयित्री प्रतिभा वह प्रतिभा है जिसके बल पर कोई भी सहृदय पाठक या आलोचक कवि द्वारा रचित उस काव्य रचना के मर्म को समझ पाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही मुख्य काव्य हेतु स्वीकार किया है। इस प्रकार अगर हम संस्कृत आचार्यों की परंपरा देखें, जो आचार्य भामह से शुरू होती है, या यूँ कहें कि सबसे पहले काव्य हेतुओं पर विचार किया गया है अग्नि पुराण में, उसके पश्चात कालक्रम से चलें तो सबसे पहले आते हैं आचार्य भामह, भामह के पश्चात आचार्य दंडी, दंडी के पश्चात वामन, वामन के पश्चात रुद्रट, रुद्रट के पश्चात मम्मट, मम्मट के पश्चात केशव मिश्र, उसके पश्चात हेमचंद्र, राजशेखर और पंडित जगन्नाथ। यहाँ तक हम देखते हैं तो सभी ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को किसी न किसी रूप में काव्य हेतुओं में स्थान दिया है। सभी संस्कृत आचार्यों ने जहाँ प्रतिभा को ही प्रधान काव्य हेतु माना है, वहीं आचार्य दंडी ने अभ्यास को प्रधान काव्य हेतु माना है और यहाँ तक लिखा है कि प्रतिभा के अभाव में भी काव्य रचना की जा सकती है अभ्यास के बल पर ही। रुद्रट ने भी प्रतिभा के दो भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। उसी प्रकार राजशेखर ने भी प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कार्यित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। संस्कृत आचार्यों का अनुसरण करते हुए हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने, जो स्वयं को आचार्य भी मानकर चले हैं, उन्होंने भी काव्य हेतुओं पर विचार किया है। हालांकि वो कोई नवीन उद्भावना नहीं कर पाए हैं। जैसे कि भिखारी दास ने लिखा है, शक्ति कवित बनाई बेकी जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधाता, अर्थात वो कविता करने की शक्ति या प्रतिभा को जन्मजात गुण स्वीकार करते हैं। कवि श्रीपति ने भी लिखा है, शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति अरु अभ्यास अरु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश, अर्थात श्रीपति ने भी शक्ति निपुणता अर्थात शक्ति
प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को ही काव्य हेतुओं में स्थान दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, कवि के लिए जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह प्रतिभा है। डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा को चेतना मानते हैं, जो कि अनुभूति, चिंतन, विचार, संकल्प, कल्पना इत्यादि क्रियाएं संपादित करती है। तो ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हमने काव्य हेतु पर थोड़ी चर्चा की है। काव्य हेतु कहते किसे हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है, काव्य रचना के या काव्य की उत्पत्ति के कारणों को हम काव्य हेतु कहते हैं। और काव्य हेतुओं में किसे माना जाता है? तो 3 काव्य हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा को प्रधान काव्य हेतु माना गया है और साथ ही व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान दिया गया है। आगे के वीडियो में हम हमारे काव्य हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों काव्य हेतुओं के स्वरूप के संबंध में संक्षेप में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।